Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture we discuss some basic topics related to relations and functions. In the previous lecture we discussed partial order relation, and now we discuss an example related to partial order relation. Here is a set P is given having elements 1, 2, 3, 4, 6 and 12, and the relation is given where that contain order pair x y belongs to relation such that x divides y. यानी कि आपके पास इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हर हाल में सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा. एज वी नो कि हम ऐसे रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसके में आपके पास फर्स्ट सेट बी सेट पी है और सेकंड सेट भी सेट पी ही है. तो इसमें अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन में 1 1, यानी 1 जो है वो डिवाइड करता है 1 को, 1 डिवाइड करता है 2 को, 1 डिवाइड करता है 3 को, 1 डिवाइड करता है 4 को, 1 डिवाइड करता है 6 को. सिमिलरली 1 डिवाइड करता है 12 को, ये ऑर्डर पेयर होंगे, और 2 डिवाइड करता है 2 को, लेकिन हम यहाँ 2 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करता 1 को. सिमिलरली 2 डिवाइड करते हैं 4 को, 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड्स 12, एंड यहाँ पे आपके पास 3 1 और 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 डिवाइड्स नहीं करता 1 को, ना ही 3 डिवाइड्स करता है 2 को. 3 6, 3 12, 4 4, 4 12 एंड 12 12. ये रिलेशन हमने किस को देख के बनाई है? इस रिलेशन को देख के बनाई है जो कि हमें गिवन थी. अब हमने ये चेक करना है कि ये जो आपको गिवन रिलेशन है क्या गिवन सेट के ऊपर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं. हमें मालूम है कोई भी रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिफ्लेक्सिव हो, सेकेंड वो एंटीसिमेट्रिक हो, और थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? अगर आपके पास कोई भी हम एलिमेंट लें P का, तो आपके पास ऑर्डर पेयर, अगर लेट्स सपोज हमने X एलिमेंट लिया है P का, अगर X ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में मौजूद है और ये हर X के लिए है, यानी P के हर एलिमेंट के लिए, P का एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12. तो इसके रिलेशन जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 6 6 एंड 12 12 अगर इस रिलेशन में है, गिवन रिलेशन में, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगी, वरना ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी. अब इस रिलेशन को देख के हम बता सकते हैं यहाँ पे 1 1 भी है, इस रिलेशन में 2 2 भी है, इस रिलेशन में 3 3 भी है, इस रिलेशन में 4 4 भी है, और इस रिलेशन में 12 12 भी है. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 6 12 भी है, 6 6 एंड 6 12 भी इस रिलेशन में मौजूद है. तो आपके पास ये, क्योंकि ये तमाम यहाँ पे ऑर्डर पेयर जिनका आपके पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है सेम है वो इस रिलेशन में है, लिहाजा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है. लेट्स सपोज सिर्फ इसमें 1 1 ना होता, जब सिर्फ 6 6 ना होता, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव ना होती. अब सेकेंड हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है. तो हमें मालूम है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, लेट्स सपोज एक्स वाई आपके पास कोई भी एक रिलेशन में ऑर्डर पेयर है इस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपके पास वाई एक्स को रिलेशन में मौजूद नहीं होना चाहिए. अगर रिलेशन में वो मौजूद हो गया तो इसका मतलब ये है वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक है. सिमिलरली अगर कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है और इस तरह से है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हैं, तो उस केस में बाई एक्स को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसी रिलेशन को हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं. अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1 1 इसमें है. अब इसमें जो जहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है वहाँ हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी जगह चेंज भी करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर एक्स वाई है और अगर वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई लिख देंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन ऑर्डर पेयर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 1 1 इसमें है, 1 1 इसी में ही है. अब ये देखिए 1 2 इसमें है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो 2 1 इसमें नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे आप देखिए कहीं भी 2 1 इसमें नहीं है. सिमिलरली 1 और 3 इस तरह से इसमें ऑर्डर पेयर रिलेशन में है कि 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो क्या 3 1 इसमें है? नहीं, 3 1 इसमें नहीं है. सिमिलरली 1 4 इसमें है और 1 और 4 इक्वल नहीं है, तो 4 1 को इसमें नहीं होना चाहिए और यहाँ 4 1 नहीं है. और इसी तरह से 1 और 6 वेयर 1 और 6 जो है वो इक्वल नहीं है, तो आपके पास 6 1 इसमें नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 1 इसमें नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अगर हम इसी तरह से मजीद हर एलिमेंट का चेक करते जाएँ, हर ऑर्डर पेयर का चेक करें, तो अगर आप इनके जो अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो उस केस में उनके जो इन्वर्स है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट बना दें और फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड बना दें, तो वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है. लिहाजा ये जो आपके पास रिलेशन जो कि गिवन है वो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है. नाउ अब हम ये चेक करेंगे क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं. ट्रांजिटिव रिलेशन ये होती है कि आप इसमें से जो आपको रिलेशन गिवन है उसमें से कोई से 2 ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करें.
फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी सिलेक्ट करें, आपने 1 1 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप जो सेकंड ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वही सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। इसके अलावा आप कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप 1 1 के साथ 1 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1 3 भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1 4 भी कर सकते थे, 1 6 भी एंड 1 12 भी आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह से आप सबको 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये रिलेशन आपको क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर आपके पास इस किस्म के 2 ऑर्डर पेयर हो कि फर्स्ट वाले का जो सेकंड एलिमेंट है और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल हो और वो दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हो, तो एक और ऐसा ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट उसका सेकंड एलिमेंट होगा। यहाँ से क्लियर है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकंड एलिमेंट 2 और 1 2 जो है वो इस रिलेशन में मौजूद है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया 2 4 एक ऑर्डर पेयर लिया और जो दूसरा हमने ऑर्डर पेयर लेना है उसमें हमारे पास चॉइस है या हम 4 4 लेंगे या हम 4 12 लेंगे, तो हमने 4 12 चूज़ किया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये एक ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो और सेकंड एलिमेंट 12 हो क्या वो भी रिलेशन में मौजूद है, तो आप ये देखें कि वो भी रिलेशन में मौजूद है। तो लिहाजा ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये हमने ये 1 बाय 1 हर एलिमेंट के लिए हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना होता है। ये नहीं हो सकता कि कुछ ऑर्डर पेयर के लिए ये सेटिस्फाई हो जाए और कुछ के लिए सेटिस्फाई ना हो, लेकिन अगर ये तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ये मैंने 1 बाय 1 तमाम ऑर्डर पेयर के लिए चूज़ वेरीफाई की हैं और ये इससे ये साबित होता है कि ये जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लिहाजा ये जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। और ये जो सेट है जिसके ऊपर हमने एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन की है वो सेट जो है वो पोसेट कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो हमने बाइनरी रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये जो रिलेशन हम बार बार कह रहे हैं ये बाइनरी रिलेशन ही है। चाहे आप बाइनरी रिलेशन कहें चाहे आप रिलेशन कहें, दोनों का मतलब सेम है। और इसमें आपके पास हम बेसिकली जो रिलेशन होती है वो सब सेट होता है ए क्रॉस बी का, वेयर ए और बी जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम सेट ए और ए क्रॉस ए में ले रहे हैं। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि आपके पास जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम सेट्स हैं, अगर आप डिफरेंट भी लें तो वो भी कोई इशू नहीं है। अब हम ये है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन हो तो क्या आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, उसका हम इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन का। उसमें आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास रिलेशन गिवन है इस तरह से कि उसमें ऑर्डर पेयर्स है, हमें मालूम है कि किसी भी रिलेशन में आपके पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं। अगर फ्रॉम सेट ए टू बी है तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होता है और उसका सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होता है। यानी कि अगर हमने कोई भी रिलेशन लिखनी हो फ्रॉम सेट ए टू बी तो उसमें ऑर्डर पेयर्स होते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और सेट ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। अगर आपने इस रिलेशन का इन्वर्स फाइंड करना है तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी होगा और सेकेंड एलिमेंट ए होगा, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब आपके पास लेट्स सपोज एक रिलेशन गिवन है, कोई भी रिलेशन आपको गिवन है, जैसे ये आपको गिवन है 2 2 2 6 2 8 3 6 4 8। अंडरस्टूड है ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। तो आप इसका जब इन्वर्स लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी से हो जाएंगे और सेकंड एलिमेंट ए से हो जाएंगे। तो आपने जस्ट क्या करना है, इन ऑर्डर पेयर्स के जो एलिमेंट्स है फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड की जगह लिखते हैं और सेकंड के एलिमेंट को फर्स्ट की जगह पे लिख दें। तो आप ये इसकी जगह आएगा 2 2, इसकी जगह आएगा 6 2, इसकी जगह 8 2, इसकी जगह 6 3, इसकी जगह 8 4। तो ये इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन है। जस्ट आपने क्या किया, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को फर्स्ट की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास ये है कि जैसे यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन थी उसने आपको ये कहा था कि इस रिलेशन आपने ऐसी लिखनी है कि ए जो है वो डिवाइड करे बी को, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट आपने ऐसा लेना है सेट ए में से जो कि डिवाइड कर रहा हो सेकंड एलिमेंट यानी कि बी के एलिमेंट को। आपने 2 2 लिया, 2 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ 3 जो है वो 6 को डिवाइड जस्ट कर रहे हैं, 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहे हैं। तो रिलेशन में ये एलिमेंट आने थे जो कि रिलेशन आपको डिफाइन थी, आपने उस हिसाब से ले ली है। अब आप किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास सेट ए और बी गिवन था तो सेट ए में आप ए के एलिमेंट्स लिख लें, सेट बी में आप बी के एलिमेंट्स लिख लें। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 एंड 4, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 6 एंड 8। इस रिलेशन को हम देखते हुए 2 मैप हो रहे हैं 2 पे, या 2 का इमेज है 2,
तो 2 का इमेज है 2, उसके बाद क्या है 2 का इमेज है 6, तो 2 का इमेज है 6, उसके बाद 2 का इमेज 8, तो 2 का इमेज 8, उसके बाद 3 का इमेज 6, ये 3 का इमेज 6, उसके बाद है 4 का इमेज 8, ये 4 का इमेज 8। तो ये आपके पास है रिलेशन को आपने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली किसी भी इन्वर्स रिलेशन को भी आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी रिलेशन को अगर हम इन्वर्स इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो पहले सेट बी लिखेंगे, फिर सेट ए। आपके पास आर इन्वर्स में क्या है 2 2 2 मैप और 2 में, उसके बाद है 6 2, 6 का इमेज है 2, उसके बाद 8 रिलेट हो रहे 2 से, 8 रिलेट हो रहे 2 से, उसके बाद है 6 रिलेट हो रहे 3 से, 6 रिलेट हो रहे 3 से, और 8 रिलेट हो रहे 4 से। तो ये आप किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इन्वर्स रिलेशन को। अब क्या है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किसी भी रिलेशन अगर आपको गिवन है या इन्वर्स रिलेशन गिवन है तो या आपने फाइंड की है तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास हम इसी रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं 2 3 एंड 4, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 6 एंड 8। अब आप यहाँ देखिए क्या ऑर्डर पेयर 2 2 आर रिलेशन में है तो 1 लिखा हमने, 2 6 है तो हमने 1 लिखा, 2 8 है तो हमने 1 लिखा, 3 2 नहीं है तो 0 लिखा, 3 6 नहीं है तो 1 लिखा, 3 8 नहीं है तो 0 लिखा। सिमिलरली 4 2 है नहीं है तो हमने 0 लिखा, 4 6 नहीं है तो हमने 0 लिखा, 4 8 है तो हमने 1 लिखा। इसी तरह से एम इनवर्स जब आप लेंगे, अब यहाँ पे आप सेट बी लिखेंगे और यहाँ आप सेट ए लिखेंगे। क्या आर इनवर्स में 2 2 है तो हमने 1 लिखा, ऑर्डर पेयर 2 3 है नहीं है तो 0 लिखा, 2 4 नहीं है तो 0 लिखा, 6 2 है तो हमने 1 लिखा, 6 3 है तो हमने 1 लिखा, 6 4 नहीं है तो 0 लिखा, 8 2 है तो 1 लिखा, 8 3 ऑर्डर पेयर है तो नहीं है तो 0 लिखा, 8 4 ऑर्डर पेयर है तो हमने 1 लिखा। अब इसी तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स रिलेशन के इन्वर्स मैट्रिक्स बना सकते हैं, और अगर आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स गिवन है तो वहाँ से इन्वर्स रिलेशन भी बता सकते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं 2 2 इस ऑर्डर पेयर में इसमें रिलेशन में आएगा, 6 2 भी आएगा, 8 2 भी आएगा। सिमिलरली कुछ रिलेशन कुछ ऑर्डर पेयर्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। अगर आपके पास आर जो है कोई भी रिलेशन है और उसका इन्वर्स आपने फाइंड किया है तो हम आर कोई रिलेशन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो आर इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगी। अगर आर जो है वो सिमेट्रिक है तो आर इन्वर्स भी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। आर जो है अगर आपके पास एंटी सिमेट्रिक है तो आर इन्वर्स भी एंटी सिमेट्रिक होगी। सिमिलरली अगर आर जो है वो ट्रांजिटिव है तो आर इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई की है, बाकी जो है वो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। आर अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव है तो सपोज कि आर रिफ्लेक्सिव है और आपने शो करना है कि आर इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव है, तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी या डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ऑर्डर पेयर ए मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो लिहाजा इस किस्म के जो ऑर्डर पेयर हैं वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। अब क्योंकि आर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हमें मालूम है आर इन्वर्स में कैसे एलिमेंट होते हैं कि जैसे ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो उनके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से रिप्लेस कर दें और सेकंड को फर्स्ट से रिप्लेस कर दें। अगर हम इस 1 को रिप्लेस करें ए से रिप्लेस फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो लिहाजा आर इनवर्स में भी ए होंगे। किस तरह से ए होंगे, हर ए के लिए जो कि ए से बिलोंग करता है। लिहाजा आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली हम बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब उसके बाद है कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या होती है कि अगर आपके पास 2 रिलेशंस एट अ टाइम गिवन हो, लेकिन इसमें आपके पास ये है कि लेट्स सपोज एक आपके पास आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। हम जब रिलेशंस की बात करते हैं तो अंडरस्टूड होता है जिन सेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो सेट्स है या नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सॉरी नॉन जीरो नहीं नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो आपके पास जो आर रिलेशन है वो फ्रॉम सेट ए टू बी है और जो एस रिलेशन है फ्रॉम सेट बी टू सी है। यानी कि आर में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं, और एस ऐसी रिलेशन है जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं और सेकंड एलिमेंट सी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जब कंपोजिट रिलेशन की हम बात करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट रिलेशन है उसका जो को डोमेन है और सेकंड रिलेशन है उसकी जो डोमेन है उसे सेम होना चाहिए, वरना हम ये कंपोजिट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। बेसिकली 2 भी रिलेशन के कंपोजिट जो है वो भी एक रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर आपके पास SOR से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा फ्रॉम
A to C, फ्रॉम सेट A to C। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स A C होंगे। A जो है वो बिलोंग करेगा सेट A से और C बिलोंग्स करेगा सेट C से। लेकिन ये A और C के लिए एक कंडीशन है, ये A वो होंगे जिसके लिए A B बिलोंग करे रिलेशन R से, और ये C वो होंगे जिसके लिए B C बिलोंग करे रिलेशन S से। वरना आप कोई अपनी मर्जी से कोई सा A और कोई सा C नहीं ले सकते। अब उसके बाद अगर आपके पास ये यहाँ पे यही रिलेशन जो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपके पास एक सेट A गिवन है, एक सेट B और एक सेट C गिवन है, और आपके पास रिलेशन जो है वो फ्रॉम सेट A टू B है, इस तरह से A का इमेज 1 है और A का इमेज 11 है, 4 है, B का इमेज 3 है, B और C का इमेज जो है वो 2 है, और इसी तरह से जो रिलेशन S है वो B से C है। इस तरह से 1 मैप हो रहा है X पे, 2 मैप हो रहा है X पे, 3 मैप हो रहा है Y पे और 3 मैप हो रहा है Z पे। तो आप इसको देखते हुए SOR भी रिलेशन है जो बेसिकली कंपोजिट रिलेशन है S और R की, रिलेशन S और R की, वो फ्रॉम A टू C होगा। वो इस तरह से होगा, A क्योंकि 4 पे मैप हो रहा है, आगे 4 किससे मैप हो रहा है, 4 जो है वो आगे आपके पास 4 जो है वो आगे आपसे X पे मैप हो रहा है, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे A जो है वो मैप होगा X पे। अब यहाँ पे B जो है वो मैप हो रहा है 3 पे, और 3 आगे मैप किस पे हो रहा है, Y पे और Z पे, तो B जो है वो मैप होगा Y पे भी और Z पे भी। इसी तरह से हमने ये कंपोजिट बनाए हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लें तो लाजमी बात है, हमने अभी बताया कि कोई भी रिलेशन गिवन हो तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर R रिलेशन है, S रिलेशन है, तो R की भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और S की भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स सपोज MR ये ऐसी मैट्रिक्स है जो कि रिलेशन R की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, और MS जो है वो ऐसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो कि S को रिप्रेजेंट कर रही है। तो MSOR यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जो कि SOR रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, वो बेसिकली इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं वो करके जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो होगी। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली रिलेशन ही अगर कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर ले तो वो फंक्शन बन जाते हैं। वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन है, अगर आपके पास कोई रिलेशन F, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी रिलेशन को R से ही रिप्रेजेंट करें, हम उसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने उसे F का नाम दिया, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट X टू Y, और हमें मालूम है कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं X Y, सच दैट X बिलोंग्स टू X एंड Y बिलोंग्स टू Y। अगर ये रिलेशन ऐसे ऑर्डर पेयर कंटेन करे कि जिसमें आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसमें कोई रेपिटेशन ना हो, और दूसरी बात क्या है कि इसकी जब आप डोमेन लिखें तो वो हमेशा हर हाल में सेट X के इक्वल हो, तो इस किस्म की जो रिलेशन है वो आपकी फंक्शन कहलाती है। अब आप लेट्स सपोज मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आपके पास अगर एक सेट है, ये रिलेशन है F 1 2 3 4 5 6, अगर ये इस तरह से है तो अब आप यहाँ पे देखें कि 1 जो है उसका एक ही इमेज है 5, 2 का एक ही इमेज है 4, लेकिन 3 के 2 इमेज है 5 एंड 6, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पे एक 3 5 भी आएगा, 3 6 भी आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा ये वाली जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 A B C, ये मैंने सेट X लिया, ये मैंने सेट Y लिया, और ये F है, और मैं इस तरह से मैप करवा रही हूँ कि 1 जो है मैप हो रहा है A को, 2 मैप हो रहा है B को, तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे 1A एंड 2B, जब हम इसके डोमेन लिखेंगे तो वो सेट X के इक्वल नहीं होगी, लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ आपके पास एरो डायग्राम के जरिए 1 2 3 A B C, 1 मैप हो रहा है A को, 2 मैप हो रहा है A को, 3 मैप हो रहा है B पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर है 1A 2A एंड 3B। असल में जो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका यूनिक इमेज हो। 2 का एक ही इमेज है A, 1 का एक ही इमेज है A और 3 का एक ही इमेज है B। अब फंक्शंस की कुछ टाइप्स होती हैं। पहले होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, अब क्योंकि हम इनटू फंक्शन की बात करें, अब हम ये नहीं देख रहे कि फंक्शन है या नहीं,
फंक्शन उसे हर हाल में होना चाहिए। फंक्शन हर हाल में होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है, डोमेन का हर एलिमेंट इंगेज हो या उसके हर एलिमेंट का कोई एक यूनिक इमेज हो, और साथ क्या है कि आपके पास इस तरह से हो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये रिलेशन आपके पास या ये फंक्शन जो है वो आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन अगर एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी जो है वो किसी भी ए के एलिमेंट का इमेज ना हो। तो आपके पास यानी कि इसकी जो आप रेंज ले रहे हैं एफ की वो इक्वल ना हो सेट बी के, ये सेट बी के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऐसा केस हो तो ये इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें आपकी जो रेंज है, डोमेन तो हम उस वक्त चेक करते हैं जब फंक्शन चेक करना हो, ये अंडरस्टूड है, हम एग्जांपल फंक्शंस की ही ले रहे हैं, लेकिन हम टाइप्स चेक कर रहे हैं तो उसमें हमने रेंज चेक करनी है। अगर आपके पास फंक्शन की रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल आ जाए, उस केस में फंक्शन को हम सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन आपके पास होता है वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। अब आप वो चाहे आपके पास वो रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल हो, चाहे रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल ना हो, इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। 1 2 3 ए बी सी डी, तो आपके 1 का इमेज जो अगर ए है तो 2 का इमेज ए नहीं हो सकता, 2 का इमेज डी है, 3 का इमेज बी है। इसकी सब अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब उसके बाद होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास जो है फंक्शन एट अ टाइम ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, यानी सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो। इस केस में आपके पास क्या है, डोमेन जो रेंज है वो फुल सेट बी के इक्वल होनी चाहिए या सेट वाई के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देखिए रेंज जो है वो सेट y के इक्वल है, और दूसरी बात क्या है कि हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, किसी का भी सेम इमेज नहीं है। तो इस किस्म के जो फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। क्योंकि ये बाइजेक्टिव सारे फंक्शन जो है वो रिलेशंस भी हैं, तो इसी तरह से हम इसकी इनवर्स फंक्शन और उसी तरह से हम इसका कंपोजिट फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इस फंक्शन में जो आपके पास ऑर्डर पेयर हैं वो है 1a 2d एंड 3b। तो इसका जो इनवर्स है वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएगा, वो फ्रॉम सेट b टू a हो जाएगा, और इसके एलिमेंट्स होंगे a1 d2 एंड b3। लेकिन आप ये देखें, अब इस केस में ये एलिमेंट इंगेज नहीं है या इसका कोई इमेज नहीं है, लिहाजा अब इसका ये f का इन्वर्स तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है किसी भी। अब अगर हम इसका इन्वर्स लें तो इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा f इन्वर्स, और इसमें a का f इन्वर्स में कौन से ऑर्डर पेयर होंगे हमारे पास, a3 b2 एंड c1। अब इस केस में देखिए इसकी जो डोमेन है वो सेट a के इक्वल है और इसकी जो रेंज है वो सेट b के इक्वल है, और हर किसी का डिफरेंट इमेज है। तो यहाँ पे जो इन्वर्स आएगा वो इसका फंक्शन, वो खुद भी फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है उसी वक्त इन्वर्स फंक्शन होता है या एग्जिस्ट करता है जब वो खुद बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब कुछ फंक्शंस की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर, ये देख लेते हैं कि फंक्शन जो है ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिलेशन को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स हैं तो हम x की वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पे अलोंग x एक्सिस और y की वैल्यू अलोंग y एक्सिस जो है वो पॉइंट ड्रा करके हम उससे ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इसी तरह से फंक्शंस का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है 1 1 जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 2 1 3 2, तो इस तरह से कि सेट A जो है वो आपके पास था 1 2 एंड 3, और सेट B जो है वो आपके पास है 1 2 3 4। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, ये आपके पास ये पॉइंट है 1 1, उसके बाद 2 1 ये पॉइंट आएगा, उसके बाद 3 2
ये पॉइंट आएगा, तो आपने इनको मिला के ये आपके पास ये कर्व या ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन है तो आपको कैसे पता चलेगा, जस्ट आपको ग्राफ गिवन है तो आपको कैसे पता चलेगा ये ग्राफ जो है वो जो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं। अगर हमें एक रिलेशन गिवन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप x की डिफरेंट वैल्यूज लें, x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब आप इसमें x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9, -2 पुट करेंगे तो 4, -1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 0, ये 1, ये 4 एंड ये 9। अब आप इसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से बनेगी, पैराबोलिक शेप बनेगी। अब आपने ये देखना है कि क्या ये ग्राफ जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ये सिर्फ रिलेशन है या ये फंक्शन भी है। तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अगर वो वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तो ये ग्राफ जो है फंक्शन है। अब आप ये देखें मैंने जितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रा की वो ग्राफ को सिर्फ एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं डिफरेंट वैल्यूज़ दे के तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये एट अ टाइम दो पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अब आपके पास कुछ फंक्शन इसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई ग्राफ के ज़रिए कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। अगर आप इस तरह से हो उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करनी होती है। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से गिवन हो कि आपने कोई ग्राफ बनाया और आपने उसके बाद लेट्स सपोज ये ग्राफ है जो कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स मॉड, तो आपके पास इसमें आप ये देखें कि इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टच ड्रा करेंगे तो ये इस रेंज में तो ये टच हो रहा है कम से कम एक पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप फुल रियल नंबर लाइन लेते हैं तो पॉजिटिव नहीं, फुल रियल नंबर लाइन तो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा, लिहाजा ये सब्जेक्टिव नहीं है। अब इसके बाद ये है कि कुछ फंक्शंस जो है वो कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं। अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू कोई सम कांस्टेंट हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, लेट्स सपोज आपके पास ये फंक्शन है f, a में आपके पास है 1, 2 एंड 3 और यहाँ b में आपके पास एलिमेंट्स हैं a, b, c, सबका इमेज सेम है। तो f ऑफ 1 भी a है, f ऑफ 2 भी a है, f ऑफ 3 भी a है, तो इस किस्म के फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कुछ फंक्शंस जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते। वेल डिफाइंड फंक्शन ना होने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज f ऑफ n इज इक्वल टू प्लस माइनस n। इसका क्या मतलब है, n को मैं जस्ट एक वैल्यू दे रही हूँ लेकिन उसके इमेज दो आ रहे हैं, एक बार इमेज आ रहा है प्लस n, दूसरी बार इमेज आ रहा है माइनस n, लिहाजा ये जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली f ऑफ n जो है अगर इक्वल हो 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 4, तो अगर n को मैं कोई भी इंटीजर ले रही हूँ तो वैसे तो आपके पास ये एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर n की जगह मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 2 तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और आपके पास जो या यहाँ पे इसकी जो 2 में पुट करती हूँ तो इसके बाद मेरे पास आंसर जो है वो या इससे वैल्यू इस तरह से आती है कि ये नेगेटिव बन जाता है, तो तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन n इज इक्वल टू 2 पे ये मसला पैदा करेगा और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिहाजा ये वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है इस सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। और अगर आपके पास है f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये वाला जो फंक्शन है ये वेल डिफाइन है। कैसे वेल डिफाइन है कि n की मैं जो मर्जी वैल्यू पुट करूँ प्लस वाली या माइनस वाली, यहाँ पे एक यूनिक आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली आपके पास कोई भी जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कब होता है, अगर उसका इमेज जो है कोई भी फंक्शन फ्रॉम सेट a टू r, उसका इमेज जो है वो कोई भी रियल नंबर आए, यानी कि f ऑफ a जो है वो बिलोंग करे रियल नंबर से। a जो है a यहाँ पे a भी रियल नंबर हो सकता है, सेट a जो है वो भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो कोडोमेन है वो आपके पास हर हाल में सेट ऑफ रियल नंबर होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हमने रिलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फंक्शन जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है उसको हमने डिस्कस किया,
और इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे PDF प्रोवाइड करूँगी, जो आप उसे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ किस तरह से करते हैं थ्योरेटिकली। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।